नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग विद्यापति पदावली की विषय वस्तु से परिचय स्थापित करेंगे, जो हिंदी प्रतिष्ठा के प्रथम वर्ष के प्रथम पत्र के छात्रों के लिए है। इस पत्र में विद्यापति हमारे पाठ्यक्रम का अंश हैं और विद्यापति विषयक एक संवाद हम लोग इससे पूर्व भी कर चुके हैं। आज का यह संवाद विद्यापति पदावली की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय अपने विद्यार्थी मित्रों के साथ साझा करने के लिए है। विद्यापति पदावली की विषय वस्तु मूलतः श्रृंगार आधारित है। इस बात को शुरू में ही रेखांकित करना इसलिए जरूरी है कि विद्यापति को भक्ति प्रधान मानसिकता से भी देखने की कोशिश हुई। विद्यापति बहुत बड़े भक्त हैं, उनके भक्ति संबंधी कविताएं, उनके गीत बहुत प्रमुख हैं, पूरे मिथिला क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। वो अपनी जगह, वह भाव भी उनका बहुत प्रमुख है, पर उसकी पूरी पदावली को, उनकी पूरी पदावली को इसी संदर्भ में देखा नहीं जा सकता। जहां कहीं राधा कृष्ण नाम आए हैं, उनको लेकर पदावली की व्याख्या भक्ति के दृष्टिकोण से करने की कोशिश की गई, और जिसके लिए आचार्य प्रवर रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध वाक्य है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। विद्यापति पदावली में जो वर्णन है श्रृंगार का, राधा और कृष्ण के माध्यम से, वास्तव में वह आम युवक युवतियों की प्रेम भावना का वर्णन है। विद्यापति ने प्रेम को जीवन की मूल भावना के रूप में स्वीकार किया है, और इसलिए बिल्कुल निश्चल ढंग से, निर्द्वंद भाव से उनके यहां यौवन के विविध रंगों का वर्णन मिलता है। कहीं सजीव झांकी है नायक नायिकाओं की, तो उनके मन में उठ रहे नाना प्रकार के भाव भी विद्यापति के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। उस दौरान उनके शारीरिक हाव भाव, विकार, उसका परिचय मिलता है, और मनुष्य के हृदय में, मन में, अंगों में जो परिवर्तन होते हैं, शैशव किशोरावस्था की संधि के बीच युवावस्था तक, उन सब का एक सजीव चित्रण विद्यापति के यहां दिखाई देता है। विद्यापति पदावली की विषय वस्तु की अगर चर्चा की जाए तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना ने उनके गीतों को प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा है। वयः संधि वर्णन, नख शिख वर्णन, सद्य स्नाता वर्णन, प्रणय केली वर्णन, स्तुति वर्णन और युद्ध वर्णन। इसके अलावा भी कुछ गीत मिलते हैं, पर प्रमुख रूप से इन 6 भागों में हम बांट सकते हैं। इनमें यदि पहले भाग की चर्चा की जाए, वयः संधि वर्णन, जब संधि स्थल होता है अवस्था के लिहाज से, शैशवावस्था बीतने को होती है और यौवनागम होने को होता है, तब
अंग प्रत्यंग में नायिकाओं के एक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यह यौवनागम कोई अचानक नहीं होता, धीरे धीरे यह परिवर्तन उस शरीर में होता है। और परंपरा से इस अवस्था का वर्णन काव्य में होता आया है, पर विद्यापति ने जो वर्णन किया है वह संधि वर्णन अपने आप में बहुत अद्भुत वर्णन है। मनोविज्ञान के लिहाज से उन्होंने शारीरिक परिवर्तनों को तो देखा ही है, पर मनोवैज्ञानिक स्तर पर, मन के स्तर पर जो परिवर्तन होते हैं उसका अंकन विद्यापति ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से किया है। कैसे एक किशोरी के अंगों में यौवन प्रस्फुटित होता है और धीरे धीरे वह उनके पूरे मन पर छा जाता है। उनकी प्रत्येक क्रियाविधि इससे प्रभावित होती है। जब वह बच्ची थी, शिशु रूप में थी, तो उन्मुक्त हंसी हंसती थी, लेकिन अब उसे कुछ बोध होने लगता है। हंसते हंसते वह अचानक रुक जाती है। जो शिशु अवस्था में स्वच्छंदता पूर्वक भागती फिरती थी, और वह भागते भागते कभी कभी रुक जाती है, गंभीर हो उठती है। उसकी सरल मानसिकता अब कुछ कुछ चतुराई में परिवर्तित होने लगी है। कभी चंचल दिखती है, कभी बड़ी गंभीरता उसके चरित्र में दिखाई देने लगती है, कभी उन्मुक्त हंसी, तो कभी उसकी मुस्कान पर एक लज्जा का आवरण भी आ जाता है। कभी कभी बड़ी सरलता से भागती है, अपने अंगों की सुध-बुध खोकर स्वच्छंद गति से गमन करती है, तो कभी अचानक अपने शारीरिक परिवर्तनों को देखकर ठिठक जाती है। इसी प्रकार उसके भौहों की गति, नेत्रों का कटाक्ष, हल्की मुस्कुराहट, क्षीण कटी, इन सब में तो परिवर्तन होते ही हैं। उसके स्वभाव में प्रसन्नता, लज्जा, भोलापन, कुछ मर्यादा, कुछ सरलता, इन सब के मिले जुले चित्र दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो मिला जुला स्वरूप है, मिली जुली अवस्था है, इसका वर्णन विद्यापति ने किया है। वह संधि वर्णन के नाम से हम उसे जानते हैं। यदि एक उदाहरण देखें, खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन बसन धूलि तन भरई, खने खन दसन छटा छुटहास, खने खन अधर आगे गहुबास, चौकी चले खने खन चल मंद, मनमथ पाठ पहिल अनुबंध। कामदेव की शिक्षा अभी शुरू ही हुई है, प्रथम शिक्षा है यह, पहला अनुबंध हुआ है, इसलिए अभी कभी उसे उसका भान होता है, कभी यह भान नहीं हो पाता। शैशव और यौवन दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। तो यह बाला कभी आंखों से कटाक्ष करती है, तो कभी असावधानी से उसका अंचल गिर जाता है, कभी वह उन्मुक्त हंसी हंसती है जिससे दांतों की ज्योति चारों ओर फैल जाए, तो कभी वह जब उसे मर्यादा का भान होता है तो उस हंसी को छिपाने के लिए वह ओठों पर अपने कपड़े रख लेती है।
कभी चौंक कर चलती है तो कभी मंद मंद गति से चलती है। प्रथम परिचय हो रहा है उसका अपने यौवन से, तो कभी उसमें पर खुद ही मुग्ध होती है, तो कभी खुद को ही भूल जाती है। तो विद्यापति कहते हैं कि उसके शरीर में शैशव और यौवन का जो मिलन हो रहा है, तो पता नहीं चलता कि दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा, किसका प्रभाव अभी ज्यादा है। तो ये जो चित्रण है उसमें कवि की सूक्ष्म अनुभूति दिखाई देती है। वह संधि वर्णन के साथ साथ नखशिख वर्णन भी कवि परंपरा से होता आया है। बहुत प्राचीन काल से नायक, विशेष तौर पे नायिका के अंग प्रत्यंग के सौंदर्य के वर्णन की परंपरा मिलती है। संस्कृत में भी है, अपभ्रंश भाषा में भी है। तो विद्यापति का नखशिख वर्णन भी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे आगे बाद में चल के जायसी के यहाँ पद्मावती का नखशिख वर्णन मिलता है, भी अपने आप में बड़ा अनूठा वर्णन है। तो उसी प्रकार विद्यापति भी नखशिख वर्णन करते हैं। और जैसा नाम से स्पष्ट है, नख शिख यानी नाखून से लेकर, पैर के नाखून से लेकर शिख तक, चोटी तक प्रत्येक अंग का इसमें वर्णन किया जाता है। और इसमें दोनों परंपराएं मिलती हैं, या तो सिर से शुरू करके पैर तक पहुंचते हैं, पैर से लेके, या फिर पैर के नाखून से लेके सिर तक वर्णन करते हैं। दोनों परंपराएं विद्यापति के यहाँ भी दिखाई देती हैं। इसमें यह भी कहा जाता है कि प्राय जब दिव्य नारियों के सौंदर्य का चित्रण किया जाता है तो पैर के नख से आरंभ करके सिर तक पहुंचते हैं, और जब मानवीय साधारण स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन करते हैं तो सिर से आरंभ करके पैर के नाखून तक पहुंचते हैं। और दोनों वर्णन, ये नहीं कि उसको शिख नख वर्णन के, मतलब दोनों, चाहे वो शिख से नख तक हो या नख से शिख तक हो, उसको नखशिख वर्णन ही हम कहते हैं। विद्यापति के यहाँ यह दोनों वर्णन मिलता है। कभी जब राधा का वर्णन करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, शिख से नख तक, और कभी नीचे से ऊपर, जैसा कहा गया। जैसे एक पद देखें, माधव की कहब सुंदर रूपे, कतेक जतन बिहि आनि समारल, देखत नयन स्वरूपे, वल्लभ राज चरण युग शोभित, गति गजराज कभाने, कनक कदली पर सिंह समारल, तापर मेरु समाने, मेरु ऊपर दुई कमल फुलाइल, नाल बिना रुचि पाई, मणिमय हार धार बहु सुर सरी, तो नहीं कमल सुखाई, अधर बिंबसन दसन दाड़िम बिज, रवि शशि उग थिक पासे। यहाँ जब विद्यापति की विशेषता यह है कि जब नखशिख वर्णन करते हैं तो केवल उपमा देकर या नहीं छोड़ते, बल्कि बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इनका वर्णन होता है। जैसे इसी वर्णन में बड़ी सजीवता से कह रहे हैं कि हे माधव, उस अद्भुत सौंदर्य के दिव्य रूप का वर्णन किस प्रकार किया जाए। विधाता ने बड़े यत्न से उस अपार रूप राशि की सृष्टि की है। उसके दोनों चरण पल्लवराज कमल के समान सुशोभित हैं, गति उसकी गजराज के समान है, स्वर्ण के कदली स्तंभ तुल्य उसकी सुडौल जंघाओं के ऊपर सिंह की कटी के समान उसकी कटी सुसज्जित है। और बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने फिर उरोजों का वर्णन किया। जो कमल पुष्प हैं ये, और बड़ी सुंदर कल्पना करते हुए कहते हैं कि भाई ये जो कमल नाल हैं, उरोजों को कहा कि ये तो बिना
बिना कमल नाल के ये कमल पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। तो जैसे कमल होता है तो उसको तो जीवन धारा पाने के लिए कमल नाल होती है जिससे वह जीवन रस प्राप्त करता है। और ये कमल पुष्प बिना नाल के ही कैसे विकसित हैं? और तब इसका एक बड़ा सुंदर तर्क विद्यापति रखते हैं कि हृदय प्रदेश के अग्रभाग पर मणियों की माला गंगा की धारा के समान शोभा पा रही है, और ऐसा लगता है कि गंगा की इसी धारा के सतत प्रवाहित रहने के कारण ये कमल द्वय कभी सूखते नहीं। तो ये जो अद्भुत कल्पना शक्ति है विद्यापति की, इसके कारण विद्यापति बहुत विशिष्ट कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। वर्णन उन्होंने कहा कि मुख चंद्रमा के तुल्य है, अधरों की तुलना तो परंपरा से बिंबा फल से होती ही आई है, वह वर्णन भी किया। दांतों की तुलना दाड़िम के बीजों से करते आए हैं, वह भी उनके यहाँ है। लाल सिंदूर को लाल सूर्य के रूप में देखा, और कहा कि जो काले काले केश हैं ये मानो राहु हैं जो सूर्य और चंद्रमा से बहुत दूर बैठे हुए हैं, और इस कारण वह उन्हें अपना ग्रास भी नहीं बना पाते। इस प्रकार एक एक अंग का बड़ा सुंदर वर्णन विद्यापति करते हैं कि नायिका की आंखों की तुलना हिरण की आंखों से करते हैं, वाणी की तुलना कोयल की बोली के समान, भ्रिकुट संचालन कामदेव के धनुषंधान के समान, और फिर कमल जैसे ललाट पे जो काले काले भौरे जैसी लटे हैं, उन्हें देखकर उन्हें लगता है कि मानो भौरे मकरंद पान करते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह के कई उदाहरण विद्यापति पदावली में मिलते हैं। एक और पद अगर देखें जिसमें बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि सुधा मुख के विहि निर्मिल बाला, अपरूप रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, सुंदर बदन चारु अरुलोचन काजर रंजित मेला, कनक कमल मध काल भुजंगनी सृजित खंडन खेला, नाभि विवर सै रोम लतावली भुजगी विनाश पियास। इस प्रकार एक एक अंग का वर्णन वह करते हैं और कहते हैं कि न जाने किस विधाता ने इस चंद्रमुखी बाला का निर्माण किया, जिसका रूप अनुपम है, जो कामदेव की मंगलमयी प्रतिभा है और तीनों भुवनों को जीत लेने वाली विजय माला के समान है। इसके सुंदर मुख पर काजल की रेखा से सुशोभित सुंदर आंखें विद्यमान हैं, जो स्वर्ण कमल के मध्य शोभा युक्त काली भुजंगनी के साथ क्रीड़ा करते हुए खंजनों के समान जान पड़ती है। और रोमावली का वर्णन करते हुए कहा कि जैसे भुजंगनी हो सुरभित एक प्यासी सर्पणी अपने बिल से निकलकर ऊपर की ओर बढ़ी हो। और इस प्रकार पूरा वर्णन एक एक अंग का वर्णन वह करते हैं और फिर उसके प्रभाव के रूप में कहते हैं कि यह विधा कामदेव के 5 बाण तो बड़े प्रसिद्ध हैं, तो 3 बाणों का प्रयोग तो उसने पहले ही कर लिया था और 2 बाण उसने छोड़ दिए थे। और विधाता बड़ा निष्ठुर है, ऐसा लगता है कि उस 2 बाणों के प्रभाव को भी वह रोकना नहीं चाहता, बल्कि उसका रसिक जनों का वध करने के लिए वो जो 2 शेष बाण थे कामदेव के, उसने वो दोनों बाण तुम्हारी आंखों को सौंप दिए। और इस प्रकार विद्यापति कई जगह नक्षिक वर्णन करते हैं कि और परंपरागत रूप से जो वर्णन होता आया है कि मुख के लिए चंद्रमा, केशों के लिए मेघ, चोटी के लिए भुजंगनी, भौं के लिए धनुष, नेत्रों के लिए हिरण या कमल, दांतों के लिए दाड़िम के बीज, कटी के लिए सिंह, चरण के लिए कमल, इस प्रकार के उपमानों का प्रयोग
विद्यापति के यहाँ भी दिखाई देता है। और अगर अंगों की बात करें तो जिन दो प्रमुख अंगों का वर्णन किया है उन्होंने, वह है मुख और उरोज। इस वर्णन में उन्होंने बहुत रुचि लेकर, प्रमुखता से, बड़ा सौंदर्य से उन्होंने कहा कि नायिका के मुख के संबंध में एक जगह कहते हैं कि इसके मुख का निर्माण चंद्रमा के सार को लेकर किया गया है, जिसमें चकोर पक्षी के समान उसकी आंखें हैं, और इस मुख को अमृत से धोकर और आंचल से पोंछकर अमृत को पृथ्वी पर बहा दिया गया, तो उस अमृत से दसों दिशाओं में चांदनी भर गई है। इस प्रकार बार बार वो नायिका के मुख की तुलना करते हैं विभिन्न विभिन्न उपमान देकर। और एक जो प्रमुख चीज इसमें है विशेष कहनी, कि केवल नायिका के नक्श का ही वर्णन नहीं मिलता, नायक के सौंदर्य का भी वर्णन विद्यापति के यहाँ दिखाई देता है। बड़ा प्रसिद्ध पग है, ए सखी पेखली एक अपरूप, सुनैत मानवी सपन स्वरूप, कमल जुगल पर चांद कमाला, तापर उपजल तरुण तमाला, तापर बेरली बिजुरी लता, कालिंदी तट धीरे चली जाता। इस प्रकार नायक के सौंदर्य का वर्णन जो थोड़ा विरल दिखाई देता है काव्य में, वह भी विद्यापति के यहाँ मिलता है, जिसमें नायिका के मुख से कहला रही है कि हे सखी, मैंने एक अनुपम रूप देखा है, तुम्हें लगेगा कि जैसे स्वप्न है। मैंने देखा कि कमल जैसे दोनों चरणों के ऊपर चंद्रमा की माला के समान नाखूनों की पंक्ति थी, उसके ऊपर तरुण तमाल के समान युवावस्था से परिपूर्ण शरीर शोभामायन था, उस शरीर पर बिजली की लता के तुल्य पीतांबर लिपटा था, और वह युवक यमुना के किनारे धीरे धीरे चला जा रहा था। शाखा के अग्रभाग के समान उसकी उंगलियां थीं, चंद्रमा की माला के समान नख पंक्ति थी, बाल सूर्य के समान लाल लाल सुकोमल करतल, स्वच्छ बिंबा फलों के समान दो ओष्ठ, और जिसके ऊपर तोता के समान नासिका स्थिर होकर निवास कर रही थी, और उसके ऊपर खंजन पक्षियों के समान दो आंखें। और तब कुंतल राशि की चर्चा। इस प्रकार नायक नायिका का जो नक्षिक वर्णन विद्यापति ने किया, यह सूक्ष्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एवं अलंकार की दृष्टि से भी इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कई अलंकारों का प्रयोग इस दौरान विद्यापति करते हैं। कभी कभी ऐसा वर्णन है कि केवल उपमान के वर्णन के द्वारा उपमेय के सौंदर्य का चित्र अंकित कर दिया गया, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर। कभी कभी कहता है कि चिकुर निकुर तम सम पुनु आनन पुनिम ससी, यानी घोर अंधकार और पूर्ण चंद्र को एक साथ उपस्थित कर देता है, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग करता हुआ। जो परंपरागत उपमान आते हैं, हिरण, गज, कमल, अनार, इन सबको कभी दिखाता है कि ये नायिका के अंगों से तुल्य नहीं है, वो समानता नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भयभीत हो गए हैं। तो कहीं प्रकृति में जो कुछ भी कोमलता शुभ्रता उन्हें दिखाई देती है, वो सब नायिका के अंग प्रत्यंग में उसे चित्रित कर देते हैं। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण बात यह है कि नखशिख वर्णन में भी केवल वह अंगों पर ही उनकी दृष्टि सीमित नहीं रहती, सूक्ष्म सौंदर्य देखते हैं, और फिर जिन प्रसाधनों का उपयोग किया जाता है सौंदर्य में, उसका भी वर्णन वह करते हैं। तो इस प्रकार बड़ा वास्तविक सौंदर्य उनका प्रतीत होता है, जो पाठक से एकदम जुड़ जाते हैं। वो उनका जो सौंदर्य वर्णन बहुत कल्पना लोक वाला नहीं लगता, यद्यपि कल्पना तत्व तो है ही, जो परंपरा से जो उपमान प्रयोग होते आए हैं उनके कारण। तो उनके सौंदर्य की जो झांकी है, वह आंतरिक सूक्ष्म सौंदर्य की को देखने के कारण
दूसरे कवियों की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस संवाद में हमने विद्यापति की विषय वस्तु के इन दो पक्षों पर विशेष चर्चा की, वह संधि वर्णन और नक्षिक वर्णन। इसके बाद कुछ पक्ष और हैं इसके, सद्य सनाता वर्णन, तो युद्ध वर्णन, भक्ति के पद हैं। तो विद्यापति पदावली की विषय वस्तु के उन रूपों की चर्चा हम लोग अगले संवाद में करेंगे। आशा है हमारे विद्यार्थी मित्र विद्यापति पदावली की विषय वस्तु के इन दो पक्षों से परिचित हुए होंगे और विद्यापति के पद में उनकी दिलचस्पी होगी। हिंदी के विद्यार्थी के रूप में विद्यापति से उनका परिचय होगा और विद्यापति की कविता का अवगाहन करने में उनकी रुचि बढ़ेगी। अगले संवादों में हम लोग विद्यापति पर और बातें करेंगे। आपके सहयोग के लिए, आप साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले संवाद